बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सलामुन अलैकुम। मैं हूँ साजिद रिज़वी। आप तमाम नाज़रीन देख रहे हैं चैनल विन का बेहद ही ख़ास प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, इस प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा अहमियत आपके सवालों को दी जाती है, क्योंकि अगर आपका सवाल है, उसका जवाब अगर आप तक नहीं पहुंचेगा तो आपको रास्ता चुनने में थोड़ा सा मुश्किल, कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। इसीलिए हम लोग ने सोचा कि जो सारे सवालात हम लोग के पास जमा हैं, आज क्यों ना उन सारे सवालों का जवाब आप तक पहुंचाया जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपके करियर की बातें। आपके ज़रिए पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देने के लिए आज चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद हैं फैकल्टी मैथ्स एलन ब्रांच कोटा के एक बेहतरीन करियर काउंसलर जनाब SM रज़ा सर। आइए सबसे पहले उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, और तमाम पेरेंट और स्टूडेंट को सलाम अर्ज़ करता हूँ और वेलकम करता हूँ इस प्रोग्राम में आपका जी। और सवालात की बारी पहले है जी बिल्कुल, क्योंकि सारी चीज़ें मुनहसिर इस बात पे करती हैं कि आपके सवाल और वक्त से उसका जवाब आप तक पहुँचाया जाए। काफ़ी टाइम से लोग इंतज़ार कर रहे हैं और जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। अब इसके बाद जो आएगा वो एंट्रेंस एग्जाम आएगा, तो बहुत कम वक्त है, तो कुछ एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन भी पहुंचना चाहिए लोगों तक, और वक्त से इन्फॉर्मेशन का पहुंचना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उसके फॉर्म फिल करने की एक लास्ट डेट होती है। जी बिल्कुल। तो अगर इन्फॉर्मेशन आपको पहले पहुंचाई जाए तो आप आराम से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अच्छा सर, सवाल तो है, अभी जो बोर्ड एग्जाम सब चल रहे हैं जी, सब ठीक ठाक है, सब लोग बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे हैं, कुछ आप बोलना चाहेंगे इसके बारे में? बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ स्टेट में ऑलरेडी एग्जामिनेशन चल रहे हैं। CBSE के सेकंड टर्म का एग्जामिनेशन अप्रैल में शुरू होना है, उसकी भी डेट आ चुकी है जी। 10 CBSE बोर्ड का सेकंड टर्म एंड 12 CBSE सेकंड टर्म बोर्ड का एग्जामिनेशन, उसकी डेट आ चुकी है और आप बच्चों को पता भी होगा। तो लास्ट में सबसे अहम ये है कि आप उस तरह के पेपर की प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट पेपर पे अपने आप को ले आएँ, जैसा पेपर रोज़ एक पेपर करें, जहां जहां पेपर में आपको परेशानी आती है तो उस चैप्टर को जरूर आप रिवाइज करें। ओके, प्रेजेंटेशन अपनी परफेक्ट करें। और यहां पर एक डिफरेंस बता रहा हूं साजिद साहब जी। सेशन 1 का जो CBSE ने टर्म 1 का जो एग्जामिनेशन लिया था, याद करें आप लोगों ने ऑनलाइन एग्जाम दिया था और ऑब्जेक्टिव नेचर का पेपर था, लेकिन इस बार आप ऑफलाइन एग्जाम देने जा रहे हैं और पेपर जैसे पहले देते थे उसी टाइप का आएगा, तो लिखने की आदत अच्छी होनी चाहिए आपकी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि हमने कहा था कि एग्ज़ाम का दौर है, फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम का दौर शुरू हो रहा है, तो उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है सैयद मुर्तज़ा हैदर का जी। ये कह रहे हैं सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि JEE मेंस 2022 रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब तक आएगा? क्या इस बार भी 4 अटैम्प्ट्स होंगे? हर अटैम्प्ट्स के पहले फॉर्म भरना होता है क्या? ये एक बार रजिस्ट्रेशन के वक्त ही भरा जाता है? और एक और सवाल है, EWS सर्टिफिकेट किसे देना होता है? मुर्तज़ा आपका सवाल, और इसमें बहुत सारे उन्होंने देखिए क्वेश्चंस लगाए। इस बार का जो JEE मेंस का जो नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी 1 मार्च से एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल होना शुरू हो चुका है, ऑनलाइन फॉर्म फिल हो रहा है और 31 मार्च, यहाँ पे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 31 मार्च इसके फिल करने की लास्ट डेट है। तो बस अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं मुर्तज़ा। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो JEEmains.nic.in की साइट पे जाइए और वहाँ पे फॉर्म अवेलेबल है, ऑनलाइन फॉर्म को आपको फिल करना है। दूसरा सवाल इन्होंने पूछा है कि कितने अटेम्प्ट्स होंगे, या हर अटेम्प्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है या एक में ही हो जाता है? राइट। तो सबसे पहली तब्दीली इस बार बता रहा हूँ, पिछले साल मेंस के 4 अटेम्प्ट 4 सेशन एक साल में NTA ने दिया था, लेकिन इस बार तब्दीली है, इस बार सिर्फ 2 सेशन होगा। पहला सेशन अप्रैल में है और दूसरा सेशन मई के महीने में है, तो इस बार 4 सेशन में एग्जाम नहीं होगा। ओके। यानी सिर्फ 2 सेशन में यहाँ पे एग्जामिनेशन होगा। और मुर्तज़ा के सवाल के साथ एक और बड़ी टेक्निकल और अहम बात कहना चाह रहा हूँ। पहले क्या होता था कि जब आपने फॉर्म फिल किया तो फिल करने में थोड़ी ना थोड़ी कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, तो करेक्शन का विंडो ओपन हुआ करता था, लेकिन खास तौर से मैं यहाँ पे आपका ध्यान उस जानिब लेना चाहता हूँ कि इस बार करेक्शन विंडो का कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये तो बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान से भरना होगा फॉर्म। बहुत ध्यान से आपको फॉर्म फिल करना है, क्योंकि अगर फॉर्म फिल करने में गलती हो गई तो आप समझ लें कि 1 साल आपके हाथ से निकल जाएगा। तो बहुत आराम से फॉर्म को पर ऐसा क्यों हुआ? करेक्शन विंडो तो कभी ना कभी कोई ना कोई मिस्टेक हो ही जाती है। रीजन ये है साजिद साहब कि 31 मार्च लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की और अप्रैल 21 से सेशन 1 का एग्जाम शुरू हो रहा है। तो सिर्फ एग्जाम शुरू होने और फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट में 21 दिन का फर्क है। और आप जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे
7 लाख 8 लाख बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, सबका रोल नंबर, सबको सेंटर एलोकेट करना, तो ये मतलब बहुत जेईई मेंस के लिए 7-8 लाख लोग बच्चे बैठेंगे। पिछले साल टफ कंपटीशन है डेफिनेटली, पिछले साल 6,70,000 बच्चे थे, तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। और कोविड के रहते जब 6.5 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, तो अब देखें कि सूरत हाल और आसान होती जा रही है, तो इस बार नंबर ऑफ एस्पिरेंट डेफिनेटली ज्यादा होंगे। तो करेक्शन विंडो का यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है, और जो पहला सेशन होगा उसके एग्जामिनेशन की डेट जो पहले आई थी उसमें तब्दीली की गई है, और 21 अप्रैल से ये एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है, और दूसरा सेशन मई के 3rd वीक से शुरू होगा। हम लोग इंशाल्लाह हाईलाइट करेंगे और आपको बताएंगे स्क्रीन पे सारी डेट कि कब कब कैसे कैसे एग्जाम्स लिए जाएंगे। ओके, तो तमाम डेट्स जो हैं उसको स्क्रीन पे हम लोग शो कर रहे हैं, आप बगौर इसको 2022 के लिए 2 सेशन का एग्जाम, 31 मार्च लास्ट डेट है, करेक्शन विंडो का ऑप्शन नहीं है। ध्यान से स्क्रीन पे एक एक डेट्स को आप देखें और फॉर्म को प्रॉपर फिल करने की कोशिश करें। जी बहुत शुक्रिया सर, लेकिन इनका ये सवाल इसी में था कि जो हम सर्टिफिकेट होता है EWS का, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, उसका इसे कब देना होता है और किसको देना होता है सर्टिफिकेट? जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें कैटेगरी आपसे पूछी जाती है कि आप जनरल कैटेगरी में हैं, OBC हैं, ST हैं, SC हैं, या EWS हैं, या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। EWS का उस वक्त आपको फॉर्म में फिल करना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट आने के बाद जब आप सीट के लिए क्लेम करेंगे NITs में, IITs में, कॉलेज में जाके, तो उस वक्त आपको उस सर्टिफिकेट को सबमिट करना होगा। तो अगर अभी आपके पास नहीं है EWS का सर्टिफिकेट और उस कैटेगरी में आप जा रहे हैं, तो आपको फिल करना चाहिए उस कॉलम को, लेकिन ध्यान रखिएगा रिजल्ट के बाद आपके पास EWS का सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो सीट आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपसे मशवरा लेना था कि मेरा बेटा 12th साइंस में है और इंजीनियरिंग मेट से है, और उसको आगे के लिए कुछ गाइडेंस चाहिए प्लीज़। फ्यूचर किस चीज़ में स्कोप ज़्यादा है ये बता दीजिए, बिकॉज हम लोग आर्किटेक्ट के बारे में सोच रहे थे लेकिन अब उसका स्कोप कम लग रहा है। तो ये भिमंडी से सवाल है, तो इन्हें आप मशवरा दें सर कि क्या करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो सोचा था आर्किटेक्ट में आगे चल के स्कोप हो सकता है, लेकिन अब ऐसा इनको लग रहा है कि स्कोप नहीं है। आपको क्या लगता है साजिद साहब, किस फील्ड में मैं समझता हूं कि स्कोप की कमी है? स्कोप की कमी नहीं है, नंबर ऑफ सीट्स टाइम के साथ बढ़ती ही हैं, घटती नहीं है, क्योंकि रिक्वायरमेंट लोगों की बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस कोर्स को करते कहां से हैं। अगर किसी कोर्स को, सपोज आर्किटेक्चर का कोर्स किसी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट के आर्किटेक्चर के कॉलेज से मैं कर लूं, रुड़की से कर लूं, NIT से कर लूं, तो उसकी कदर कीमत और एक प्राइवेट कॉलेज से करना, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। तो ऐसा नहीं है कि आर्किटेक्ट में कहीं जॉब के ऑप्शन की कमी है। बस इतना मैं कहूंगा कि आर्किटेक्चर का अगर कोर्स करना है तो किसी अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से करना जैसा कि चाहिए। इन्होंने कहा कि ये 12th साइंस में है, तो मेरे ख्याल से अभी इनके पास थोड़ा सा वक्त है, कुछ महीने का डिसीजन इन्हें अभी लेना होगा कि आर्किटेक्ट करना है या नहीं करना है। हो सकता है कि 12th साइंस में बच्चा हो और अभी बोर्ड का एग्जाम भी लिख रहा हो। तो अगर बोर्ड का एग्जाम लिख रहा होगा तो अभी एंट्रेंस उसको देना पड़ेगा, और कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा? जेईई मेंस में 2 तरह के एग्जाम देने होते हैं। एक एग्जाम होता है जिसमें आप ये जो स्ट्रीम आपने सुना होगा, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर साइंस है, सिविल है, कंप्यूटर साइंस है, IT है, ये सब सारे ब्रांचेस हैं। इसके लिए जेईई मेंस का पेपर 1 आपको देना होता है, और एक होता है पेपर 2 जेईई मेंस का। जब पेपर 2 आप देंगे तो उसके बेस पे आपको आर्किटेक्चर में एडमिशन मिलता है। तो फॉर्म यही होगा जो जेईई मेंस के सिलसिले में हम लोगों ने स्क्रीन पे शो किया है। 1 मार्च से फॉर्म निकल चुका है, 31 मार्च इसकी लास्ट डेट। अच्छा, आर्किटेक्ट बनने के लिए कोई और भी एंट्रेंस एग्जाम है जो दे सकते हैं? बहुत सारे मेन जो एग्जामिनेशन जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस के लिए, वो डेफिनेटली। इसके अलावा महाराष्ट्र का जो CET होता है, अच्छा वो भी CET से जो महाराष्ट्र में जितने सारे आर्किटेक्चर के कॉलेज हैं या जो प्राइवेट कॉलेजेस जो इनसे एफिलिएटेड हैं, उनके लिए भी आप MHT CET का एग्जाम दे करके वहां से भी आप आर्किटेक्चर कर सकते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं चाहूंगा जेईई मेंस की तरफ। बहुत शुक्रिया सर, बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो पूछ रहे हैं, इनका नाम है मोहम्मद अब्बास। इससे पहले भी ये कई बार सवाल कर चुके हैं और बहुत अच्छा लगता है जी, जब ये अक्सर एक एक जो डाउट्स हैं इनका वो क्लियर करते जाते हैं अपनी ज़िंदगी में। जी। तो मोहम्मद अब्बास, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा लगता है कि आप इतना ज़्यादा सिंसियर हैं अपनी पढ़ाई को लेकर जी। तो इन्होंने किया है सवाल कि सर मुझे ये बताइए कि मैं अभी BSc MLT कर रहा हूँ, साथ ही क्या मैं मास्टर कर सकता हूँ TIFR जो हम लोग ने बात किया था, उससे साइड बाय साइड कर सकते हैं MLT के साथ?
देखिए यहाँ पे मोहम्मद अब्बास क्योंकि लगातार सवाल पूछते हैं, आपने जो कहा, जी सबसे पहले तो आपके लिए सलाह ये है कि बीएससी एमएलटी के कोर्स को आप ठीक से करें। ओके अभी फर्स्ट ईयर में है, 3 साल का कोर्स तकरीबन आपका है, तो इसको बहुत अच्छे से आप करें। और मास्टर्स बेहतर है कि आप एमएलटी में ही करें, ओके कोई नई ब्रांच आप ना लें, क्योंकि इधर 3 साल की मेहनत, फिर 2 साल आप किसी नए फील्ड में लगने की कोशिश करेंगे, फिर नए सिरे से सारी चीजों को तो ये जो बीएससी एमएलटी ये कर रहे हैं, राइट, और जो बता रहे हैं टीआईएफआर से आना है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जी जी, जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था, राइट, तो क्या ये टोटली अलग हो जाएगी ब्रांच? ऑब्वियसली वहां पे आप जाएंगे, वहां फिजिक्स में करेंगे, केमिस्ट्री में करेंगे, मैथमेटिक्स में करेंगे, कंप्यूटर साइंस में करेंगे, यहाँ पे आप मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में आप कोर्स कर रहे हैं, तो बेहतर ये है कि इसी तरफ आप फोकस करें, अपने आप को अच्छा स्कोर करें, कॉलेज टॉप करने की कोशिश, सेक्शन टॉप करने की कोशिश करें, और उसके बाद फिर मास्टर्स करने की कोशिश करें और अच्छे मार्क्स से आप करें, और उसके बाद बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज एम्स कराती है, उसको करेंगे, लाइफ में ऑप्शंस बहुत सारे निकल के आपके पास आएंगे। ओके तो आपके लिए सर ने एडवाइस ये किया है कि आप एमएलटी कर रहे हो, इसी फील्ड में आगे चलकर मास्टर्स मास्टर करें, आपको फील्ड चेंज करने की जरूरत नहीं है जी। पर अगर ये करना चाहें बाई चांस, जैसे इन्होंने कहा है कि मैं साइड बाय साइड करना चाहता हूँ, तो कोई दिक्कत है? देखिए अभी क्या है कि ये सब रेगुलर कोर्सेज हैं, साइड बाय साइड आजकल लोग ना बहुत सारे कोर्सेज करना चाहते हैं एक साथ जी, कि चलो मैं ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, अगर इनके पास वक्त है और साइमल्टेनियसली दोनों कर सकते हैं तो कोई इशू है क्या? देखिए मास्टर्स के लिए तो पहले आपको ग्रेजुएशन तो करनी पड़ेगी ना जी, तो पहले 3 साल तो इनको एमएलटी लगाना है जी हाँ। जब एमएलटी कर लेंगे उसके बाद देन मास्टर्स के लिए ऑप्शंस आपके पास आएंगे। अब आप सोचें कि किसी नए कोर्स में जब आप मास्टर्स की डिग्री लेना आप चाहेंगे तो वहां पर सब्जेक्ट के एक हायर लेवल पे आपकी स्टडी जाएगी, तो जब तक उसका फाउंडेशन आपके पास नहीं होगा आप चीजों को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे? तो बेहतर ये है कि कनेक्टिविटी के साथ आप आगे बढ़ें। तो अगर बीएससी एमएलटी आप करते हैं तो मेरी सलाह ये है कि फिर आप मास्टर आप उसी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में आप करें, और उसके बाद बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज एम्स भी कराती है, उसको कर लेंगे तो आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं होगी इंशाल्लाह। सर बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है सैयदा शमसिया का है, ये कह रही है सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम सैयदा फ्रॉम बैंगलोर सर, आई हैव completed my 12th in arts and I am interested in counseling psychology. I request you to please guide me regarding counseling courses after 12th arts. Thank you. 12th आर्ट्स के बाद अगर इनको साइकोलॉजी की तरफ ले जाया जाए जी तो बीए साइकोलॉजी ऑनर्स ये ले लें, ओके उसके साथ इंग्लिश वगैरह 2 सब्जेक्ट और भी अपना अटैच कर लें और बीए ऑनर्स साइकोलॉजी आप करें, और उसके बाद मास्टर्स जब आप करेंगी तो वहां पे स्पेशलाइजेशन आ जाएगी, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, चाइल्ड साइकोलॉजी है, न्यूट्रिशन साइकोलॉजी है, इस तरह के ऑप्शंस आएंगे। तो उस वक्त आप चूज करेंगी कि आपका कोर इंटरेस्ट किस तरफ है, किस तरफ आपका जहन जा रहा है। क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में आजकल बच्चों की चॉइस ज्यादा मैं देखता हूँ, तो पहले आप बीए साइकोलॉजी करें और उसके बाद देन मास्टर इन क्लिनिकल साइकोलॉजी पे आप अपना कदम बढ़ाएं। ओके सर, जैसे कि इन्होंने कहा था कि काउंसलिंग साइकोलॉजी करना चाहती है, तो काउंसलिंग साइकोलॉजी एक अलग फील्ड है या मतलब आर्ट से जुड़ी हुई है? हाँ, मैं वही कह रहा था आपसे, जैसे ये बीए साइकोलॉजी करेंगे उसके बाद जब मास्टर्स करेंगी तो वहां पे सारे ये विंग्स निकलेंगे, लेकिन मेरा मानना है क्लिनिकल साइकोलॉजी की तरफ आप चलिए, वहां सिर्फ सारी अच्छा स्कोप मिल जाएगा। क्लिनिकल साइकोलॉजी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल है तालिबा फातिमा का, ये कह रही है सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कामयाबी के रास्ते में मैं ये जानना चाहती हूँ कि व्हाट करियर और व्हाट जॉब विल गेट इफ आई टेक MEC इन इंटर? देखिए इंटरमीडिएट में जनरली हम लोगों की तरफ अगर आप देखेंगे तो बच्चे क्या लेते हैं, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। MEC मतलब मैथ्स, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, मतलब 3 कॉम्बिनेशन है, इकोनॉमिक्स भी, बेहतरीन कॉमर्स भी और मैथ्स भी है, और तीनों सब्जेक्ट अपने आप में 3 सब्जेक्ट और मार्केट में डिमांड है। तो देखिए 12th MEC के बाद आप CA फाउंडेशन, CS फाउंडेशन, ICWA फाउंडेशन, क्लैट, ये सब सारे एंट्रेंस फेस कर सकती हैं ये। ओके, इनके लिए ऑप्शन खुला हुआ है। अगर इधर नहीं आप जाना चाहती हैं तो आपके लिए ऑप्शन क्या हो सकता है, ये BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स ले लें, BA मैथमेटिक्स ऑनर्स लेके आगे बढ़ सकती हैं, BA अकाउंटेंसी ऑनर्स लेके आप आगे बढ़ सकती हैं, ये भी आपके पास ऑप्शन है। और अगर आप चाहें तो 12th के बाद MBA का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है IIM रोहतक, IIM इंदौर में, वो भी आप एंट्रेंस के थ्रू कर सकती हैं। और अगर ग्रेजुएशन आपने कर लिया तो उसी फील्ड में अगर आप चाहें तो मास्टर कर लें या ग्रेजुएशन के बाद B.Ed कर लें।
तो ऑप्शंस की कमी इनके लिए खास तौर से मैं देख रहा हूं नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट जैसा इन्होंने कहा है कि अगर मैं एमईसी लेती हूँ इंटर कॉलेज में जी। तो उसके बाद मुझे जॉब क्या मिलेगी, ये वो भी जानना चाह रही हैं। अब जैसे मैंने आपसे कहा एमएससी लेने के बाद 12th के बाद ये सीए फाउंडेशन दे के जब सीए कर लेंगी तो सीए अपना या तो जॉब ले लें या अपनी कोई चलिए ये तो कंसल्टेंसी ले समझ लें। में आ गया, लेकिन अगर इसके अलावा कोई और फील्ड में ये जॉब करना चाहें तो मैथ्स है, इकोनॉमिक है, कॉमर्स है, इसके अलावा भी इन्हें एक्सपोजर लाइफ में मिल सकता है जॉब के लिए? क्यों नहीं, देखिए ग्रेजुएशन के बाद ही कोई अच्छे जॉब की तरफ आप कदम बढ़ाएं। होता क्या है कि बहुत लिमिटेड एजुकेशन के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो आगे फिर प्रमोशन में कहीं ना कहीं हडल तो आती है ना। तो मुझे लगता है कि 12th के बाद अगर प्रोफेशनल कोर्स की तरफ जाना है तो सीए, सीएसआई से डब्ल्यूए या क्लैट है, इसकी तरफ आप कदम बढ़ा लें, और नहीं तो ग्रेजुएशन आप कर लें इकोनॉमिक्स ऑनर्स से, या आप कर लें मैथमेटिक्स ऑनर्स से या अकाउंटेंसी से, और उसके बाद फिर आपके पास ऑप्शंस एमबीए का ऑप्शन निकल के चला आता है, वो आप कर सकती हैं। फिर ये जो मैंने सीए, सीएसआई से डब्ल्यूए बताया, दोबारा ये आपके पास आ सकता है। टीचर बनने के भी ऑप्शन है, तो ऑप्शन की कमी तो नहीं। ये सब्जेक्ट है जी, जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन आगे करना चाह रही हैं, राइट। ओके, उसके बाद जॉब की कोई दिक्कत मुझे नहीं होगी। लगता है, मुझे नहीं पर लगता है। ग्रेजुएशन करने के लिए क्या ऐसा है कि हम अपनी चॉइस के हिसाब से सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, बिकॉज इकोनॉमिक, कॉमर्स और मैथ्स तीनों एक साथ आ जाए? तीनों, अब जैसे इन्होंने लिया है तो अब जब ये ऑनर्स ऑप्ट करेंगी तो सब्जेक्ट तो कोई एक ही चूज करना पड़ेगा। सपोज हमने ये 12th में तो ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता, सिर्फ बायो, मैथ्स और कॉमर्स ही होता है। अब यहाँ पे 5 सब्जेक्ट इनके पास 12th में होगा। मैथ्स, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स लिया है, इंग्लिश एक होगी, और 5वां सब्जेक्ट कुछ इन्होंने वोकेशनल या इस टाइप का चूज कर रखा होगा। जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो 3 सब्जेक्ट लेके आपको बढ़ना है इनिशियल फर्स्ट ईयर में, और फाइनली जब ऑनर्स में आप पहुंचेंगे तो जो सब्जेक्ट ऑनर्स का होगा सारे पेपर उसी के होंगे। तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स आप ले लें, अकाउंटेंसी ऑनर्स ले लें, मैथ्स ऑनर्स ले लें, बढ़ें। इन तीनों सब्जेक्ट में आने वाले टाइम में ऑप्शन की कमी नहीं होगी। हर एंट्रेंस में आपको कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट आपको हेल्प करेंगे। बहुत शुक्रिया। बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है हसन अस्करी जैदी का है। ये कह रहे हैं सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आई एम डूइंग बीएससी फ्रॉम एन ओपन यूनिवर्सिटी एंड देन आई एम ऑल्सो preparing for IIT JAM Physics. Sir, my question is that what can I do after BSc Physics and what are the courses? देखिए, बीएससी फिजिक्स के बाद अब ग्रेजुएट तो आप हो ही गए, तो आपके लिए ऑप्शंस तो सारे खुलने शुरू हो जाएंगे। बैंकिंग के ऑप्शंस क्लियर हो जाएंगे, आपके लिए आने लगेंगे सामने। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के ऑप्शंस आने लगेंगे, स्टेट सर्विसेज के ऑप्शंस आने लगेंगे, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के ऑप्शंस आ सकते हैं, एमबीए का कैट, जैट, मैट के ऑप्शंस आपके सामने आने लगेंगे, बीएड के ऑप्शन आपके सामने आने लगेंगे। और अदरवाइज जैसे आईआईटी जैम आपने दिया, और आईआईटी जैम देने के बाद से अगर आप आईआईटी जैम निकाल लेते हैं तो मास्टर्स आप फिजिक्स, एमएससी फिजिक्स किसी आईआईटी से आप कर सकते हैं, किसी एनआईटी से कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन के बाद मैंने ऑप्शंस आपको सारे बताए, तो सारे ऑप्शंस आपके लिए खुलेंगे। ओके जी। सर, लेकिन बीएससी अगर ये एक ओपन यूनिवर्सिटी से करते हैं और आईआईटी जैम अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है जो कि एक रेगुलर प्रोग्राम है, तो क्या ये किया जा सकता है? हाँ, कितनी अच्छी बात आपने रखी। देखिए, होता क्या है कि जब किसी एंट्रेंस में आप बैठते हैं तो जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है उसमें सिर्फ ये मेंशन होता है कि आप किसी एफिलिएटेड कॉलेज या यूनिवर्सिटी से उस डिग्री। अच्छा, ये मैटर नहीं करता कि आपने ओपन यूनिवर्सिटी से किया है या रेगुलर किया है? डेफिनेटली इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इंडिया के हर एग्जामिनेशन के लिए उसकी डिग्री जो है वो एलिजिबल मानी जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस अच्छे से तैयारी कीजिए। सब्जेक्ट आपने फिजिक्स चूज किया है, ऑप्शंस बहुत हैं इसमें। ओके, अगला सवाल है, जब ऐसे भी फीडबैक आते हैं तो और अच्छा लगता है कि कोई इतने ध्यान से प्रोग्राम को देख रहा है। राइट। जैसा ये सवाल है, सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपका एपिसोड देखा और पूरे एपिसोड में आपने फोकस जो किया था वो TIFR पे किया था। ऐसा क्यों है कि आपने सिर्फ TIFR पे ही पूरा फोकस किया है? इसके अलावा भी और ऐसे इंस्टीट्यूट हैं हमारे पास जहाँ से हम रिसर्च का प्रोग्राम कर सकते हैं। मेरे भाई, आपकी बात 100% सही है, लेकिन वो जो प्रोग्राम था वो सर बताएंगे कि हम लोगों ने क्यों किया है फोकस उस पर। बहुत अच्छा सवाल। देखिए, ऐसे ही कहा जाता है कि असलाह जो है कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाती है। सही फरमाया आपने। हम लोगों ने एक सीक्वेंस यहाँ चलाया हुआ है। JNU के बारे में प्रोग्राम किया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में प्रोग्राम किया, सारे IITs के बारे में प्रोग्राम किया, और टिस के बारे में हमने टिस पे पूरा प्रोग्राम सीरीज किया था, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पे सारा सीरीज किया, केंद्रीय विद्यालय पे किया, हाँ, JNVT पे भी हम लोगों ने प्रोग्राम किया। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि बच्चों के सामने TIFR को हम लोग रखें, बताएं कि TIFR एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के बारे में बात के सारी डिटेल आ जाए। जैसे अली यावर जंग एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है, ऐसा नहीं है कि ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी उसके अलावा और कहीं पे नहीं है बहुत सारी जगहों पे।
अब जैसे एमबीबीएस की बात आती है तो सबसे पहला नाम निकल के एम्स का आता है, ऐसा नहीं कि एमबीबीएस के और कॉलेजेस नहीं है। तो टीआईएफआर के बारे में हम लोगों ने स्पेसिफिकली बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए कि एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, वहां आपको फिजिक्स के लिए पहुंचना चाहिए। आपने एकदम बेहतर कहा है। नहीं, ये कह रहे थे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी और अच्छे रिसर्च के ऑप्शन हैं। नो डाउट एट ऑल, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है। यस, और सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा अभी इसके पहले जो आपने सवाल लिया आईआईटी जैम का, जितने आईआईटीज हैं, ऑलमोस्ट जितनी एनआईटीज हैं, सब में मास्टर इन फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी मैथ्स, इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं, वहां भी मास्टर्स करने के बाद आईआईटीज एनआईटीज में भी रिसर्च के ऑप्शंस हैं। आईआईएससी बेंगलोर अपने आप है, वहां भी फिजिक्स में रिसर्च के ऑप्शन है। तो आपने सही फरमाया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो सकती है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो सकती है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो सकती है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो सकती है, लखनऊ यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी जो कलीना में, इसमें हो सकता है। दीगर जितने सारे आईआईटीज एनआईटीज हैं, वहां भी रिसर्च के ऑप्शंस हैं इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। जी, ओके, ऑप्शन बहुत हैं, लेकिन हम लोग ने सोचा था कि टीएफआईआर की पूरी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच जाए, और इससे पहले भी हम लोग ने कई प्रोग्राम में बात भी किया है रिसर्च से रिलेटेड। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने ध्यान से इस प्रोग्राम को देखा। थैंक यू वेरी मच। और हम लोग ध्यान रखेंगे आपके फीडबैक को, और अगले एपिसोड या आने वाले एपिसोड में इस पर पूरा फोकस किया जाएगा। जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, अगला सवाल है कि मेरा 12th कंप्लीट हो गया है और मैं करियर गाइडेंस लेना चाहता हूँ इस सिलसिले में। अभी 12th के बाद मुझे क्या करना चाहिए सर? ये लेकिन ये मेंशन नहीं किया इन्होंने कि साइंस है कि या कॉमर्स है या आर्ट साइड। देखिए कितनी अच्छा जवाब आप ही ने दिया। तो हम लोग आप ही के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे, और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के लिए आप सवाल ज़रूर भेजें, और कि आप 12th में क्या स्ट्रीम आपकी है, ह्यूमैनिटीज़ है, कॉमर्स है या साइंस है। साइंस में आप पीसीबी या पीसीएम किस कम्बिनेशन के साथ हैं, ताकि हमको स्पेसिफिकली आपके लिए सारे कोर्सेज आने वाले वक्त में क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में पूरी वजाहत के साथ बताने में आसानी हो। तो मैं आपके सवाल का इंतज़ार करूंगा। आप ये बताएंगे कि आपने 12th किस स्ट्रीम से किया है। बहुत शुक्रिया सर। बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा नाम सैयदा है और मैं आर्ट साइड से हूँ और मैं मेंटल हेल्थ काउंसलर बनना चाहती हूँ। प्लीज़ इसके बारे में मुझे कुछ बताएं। आई विल बी ग्लैड टू हियर यू। बहुत बहुत शुक्रिया सैयदा आपके सवाल का। बीए साइकोलॉजी ऑनर्स आप करें, जैसे मैंने पिछले सवाल का जवाब दिया। मास्टर्स में आप आएँ, वहाँ मेंटल हेल्थ साइकोलॉजी का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, या क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर कर लें और उसके बाद सर्टिफिकेट कोर्स 6 महीने का हिंदुस्तान की किसी अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से या अब्रॉड से भी आप सर्टिफिकेट कोर्सेज ऑनलाइन होते हैं, वो आप करके और एक अच्छी प्रोफेशनल आप बन सकती हैं। तो बीए ऑनर्स साइकोलॉजी, मास्टर्स और उसके बाद सर्टिफिकेट कोर्स। सर, बहुत शुक्रिया। काफ़ी सवाल आज के प्रोग्राम में हम लोगों ने लिया और आपने उसका बेहतरीन तरीके से जवाब दिया। लेकिन अगर अभी भी कोई डाउट्स है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग मौजूद हैं। अगले एपिसोड में आपके सवाल का जवाब दे सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो फ़ोन पे भी काउंसलिंग हम लोग कर सकते हैं। नो डाउट। और क्योंकि हम लोग मौजूद ही हैं आपके लिए, इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि आपको बेहतरीन रास्ता दिखाया जाए। सर, जैसा कि आपने जिक्र किया था कि जेईई मेंस 2022 अभी कुछ दिनों में इसकी आखिरी डेट खत्म हो जाएगी। एक और है बिटसेट, उसके बारे में भी लोग ज़्यादातर पूछते रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि उसके बारे में क्या नोटिफिकेशन है, क्या अपडेट है, आप बताना चाहें। जल्दी से जो अहम तब्दीलियां इस साल हुई हैं प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, फॉर्म निकल चुका है। ओके, आप बिटसेट की साइट पे जाएं, bitspilani.nic.in साइट पे जाएं आप, या bitset.nic.in की साइट पे जाएं। साइट पे सारी इंफॉर्मेशन है। ऑनलाइन फॉर्म आपको फिल करना है। पिछले साल बिटसेट का एग्जाम एक सेशन में हुआ था। जेईई मेंस कितने सेशन में था? 4 में। इस बार जेईई मेंस 2 सेशन में है, बिटसेट भी 2 सेशन में होने जा रहा है। तो एक अटेम्प्ट आपको बढ़ के मिलने जा रहा है। ओके, ये देखें। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि पहला सेशन अगर आप देंगे तभी सेकंड वाले सेशन में आप फॉर्म फिल करके एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। पर जेईई ऐसा नहीं है कि आपने पहला नहीं दिया और दूसरा अटेम्प्ट। जी, पर जेईई मेंस में ऐसा नहीं है, अगर आप पहला नहीं दे तो दूसरा आप दे सकते हैं। पर यहां पर इन्होंने कंडीशन डाली है कि पहला आपको देना ही देना है, उसके बाद अगर आप चाहें तो दूसरा सेशन भी आप ले सकते हैं। पेपर पैटर्न के बारे में बताना हूं कि पिछले बार बिटसेट के पेपर में 150 क्वेश्चन थे, इस बार 130 क्वेश्चन है। ओके, 20 माइनस हो गया, 20 कम हुए हैं। लेकिन जो तब्दीली आई है जल्दी से आपको बता रहा हूं। 30 क्वेश्चन फिजिक्स में है, 30 केमिस्ट्री में है, 10 इंग्लिश में है, 20 मेंटल एबिलिटी में है, 40 मैथमेटिक्स में है।
तो 130 क्वेश्चन, 3 घंटे का टाइम होगा, मार्किंग स्कीम +3 एंड -1, जेईई मेंस में +4 एंड -1। और जो चौथी अहम बात है, बहुत खुशी हो रही है मुझे इस बात को बताने में, कि बिटसेट एक अपने आप में अकेला ऐसा एंट्रेंस है जो अभी भी उन बच्चों की हौसला अफजाई करता है जो स्टेट बोर्ड या किसी भी बोर्ड के टॉपर होते हैं। सपोज अगर आप बिहार में हैं और बिहार बोर्ड के फर्स्ट रैंक करें, यूपी में हैं, यूपी बोर्ड के फर्स्ट रैंक करें, जेके में हैं, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र बोर्ड के फर्स्ट रैंकर अगर आप हैं, तो आपको एंट्रेंस नहीं देना है, डायरेक्ट आपको बिट्स पिलानी में एडमिशन मिलेगा। इवन यूटी का भी, अगर वहाँ के भी टॉपर जी टॉपर, एक टॉपर को वो ले रहे हैं और डायरेक्ट आपका एडमिशन होगा। और सबसे इससे जो अच्छी बात है वो भी मैं यहां जिक्र करना चाहूं कि आपको फ्री छोड़ा जाएगा कि आप जो भी चाहें स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। ओके, कंप्यूटर लेना हो, मैकेनिकल लेना हो, जो भी लेना हो। और पांचवी जो अहम बात है वो मैं जल्दी से रख दूं, यहां पे 5 साल का एक इंटीग्रेटेड एमएस प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। एमएस प्रोग्राम में आप मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशल स्टडीज आप लेके बढ़ेंगे। पहला साल क्वालिफाई करने के बाद मार्क्स के बेसिस पे सेकेंड ईयर में कोई भी आप इंजीनियरिंग की स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। और 5 साल के बाद जब आप उस कोर्स को करके निकलेंगे, सपोज अगर आपने पहले साल इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया है, एमएस इन इकोनॉमिक्स, तो सेकेंड ईयर में आपने कोई इंजीनियरिंग की स्ट्रीम ले ली, लाइक अगर मैंने मैकेनिकल ले लिया, तो 5 साल के बाद मेरे पास 2 डिग्री होगी, मैकेनिकल इंजीनियर एज वेल एज मास्टर इन इकोनॉमिक्स। ओके, तो मतलब ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन सर एक यहाँ पे डाउट है, तो अगर जो जेईई मेंस की तैयारी कर रहा है जी, तो उसको भी बिटसेट की तैयारी साथ ही साथ करना पड़ेगा या एक ही तैयारी में दोनों हो जाएगा? बेहतरीन, देखिए कितना अच्छा सवाल आपने पूछ दिया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में कुछ अलग तैयारी नहीं करनी है। ओके, वही तैयारी है जो जेईई मेंस का सिलेबस है, वही बिटसेट का है। फर्क कहां आएगा? इंग्लिश आपको अलग से तैयार करनी है। इंग्लिश कौन सी है? ग्रामर वाली पोर्शन पूरा, एंड 20 मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन है। तो आप बिटसेट के 10 साल का पेपर अगर आप देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मेंटल एबिलिटी में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सर ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर हम एक सब्जेक्ट लेके आगे बढ़ते हैं और आगे चल के डुअल डिग्री हमको मिल जाती है। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स आपने बोला है, अगर हमने लिया है तो आगे चलकर हमें मैथमेटिक्स में करियर हम बना सकते हैं। हाँ, नहीं इसमें क्या होगा, हमने एमएस इन इकोनॉमिक्स लिया, ठीक, पहला साल मैंने फर्स्ट ईयर क्वालिफाई किया, सेकेंड ईयर में हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम इस सब्जेक्ट के साथ इंजीनियरिंग की कोई एक ब्रांच, अच्छा कोई एक ब्रांच ले सकते हैं। जी, ओके। अब हमने मैकेनिकल ले लिया, तो उसके लिए अलग से फिर हम लोग को कुछ करने की जरूरत कुछ भी एग्जाम नहीं देना है। ओके, तो 5 साल के बाद जब हम निकलेंगे तो हमारे पास एक साथ 2 डिग्री होगी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लस मास्टर इन इकोनॉमिक्स। तो आप ये ध्यान रखें, फिर आपको एमबीए भी करने की जरूरत नहीं होगी और डायरेक्टली कहीं ना कहीं आपका प्लेसमेंट भी होगा। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करते हैं क्योंकि आपने वक्त निकाला और आज प्रोग्राम में आए और व्यूवर्स के जो सवाल थे, जिसका इंतजार था, बेसब्री से उनका जवाब आपने पहुंचाया। बड़ी खुशी हुई है आप लोगों के सवालात के जवाबात देने पे। दरअसल इन लोगों के सवालात से हम लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जी, तो आप लोगों के सवाल का हमेशा इंतज़ार रहेगा, अपने सवाल भेजें और हमारी कोशिश होगी कि वक्त से उसका हम आपको जवाब दें। जी, बहुत शुक्रिया। तो जी हाँ नाज़रीन, अगर आपके पास सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं और अगर नहीं सवाल है तो आप सोचिए कि कौन सा ऐसा सवाल है जो आपको करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सवाल बहुत सारे होते हैं लेकिन वो हमें वक्त से पहले पता नहीं चलता है, एंड मोमेंट पे जाके पता चलता है कि नहीं ये सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है, अब हम क्या करें, तो आप घबरा जाते हैं। तो सवाल आप सोचते रहिए, ज़िंदगी के हर मोड़ पर सवाल हैं और ऐसे सवाल जो आपकी ज़िंदगी संवार सकते हैं और आपकी मंजिल तक पहुँचा सकते हैं, उनको तो आप ज़रूर पूछिए इस प्रोग्राम में। आप सवाल अपने पूछ सकते हैं 9619667578 जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही आप ईमेल भी कर सकते हैं winislam@gmail.com। अगले प्रोग्राम में एक और टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त हमें हमारी टीम के साथ। देखते रहिए चैनल विन। बहुत शुक्रिया।